खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल आर्य जी, जो कि इस कार्यक्रम में एक विश्लेषक और जज की भूमिका में हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा यहाँ विधायक और सांसद जनता ही चुनती है और फिर बनती है सरकार। लेकिन मौजूदा राजनीतिक ताने बाने में चंद वोटों के लिए राजनेताओं ने हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मवाद जैसे कई वर्गों में बांट दिया। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है मौजूदा सियासी तंत्र को बदलने की, और ये तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि के बेदाग और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता आपकी भागीदारी से ही मुमकिन है, यानी कि जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। सूबे के तमाम हलकों में बेहतर नेता का चयन और जिम्मेदार विधायक तलाशना ही इस कार्यक्रम का मकसद है। वैसे तो इस कार्यक्रम के जरिए 2 चरणों में एमएलए के बेहतर विकल्प तलाशे जाते हैं। पहले चरण में उम्मीदवारों की प्रोफाइल 11 मापदंडों पर आंकी जाती है, जबकि दूसरे राउंड में पहुंचने वाले टॉप 6 उम्मीदवारों को गुजरना होता है जूरी की कसौटी से। अनिल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम के एक बहुत ही अहम हिस्सा है आप। क्या लगता है जो टॉप 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कितना मादा होता है मौजूदा राजनीतिक तंत्र को बदलने के लिहाज से? अनामिका, जिन मापदंडों पर कसे जाने के बाद कोई व्यक्ति टॉप 6 में पहुंचता है, वो मापदंड अपने आप में ये प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए पर्याप्त है कि वही व्यक्ति टॉप 6 में पहुंच सकता है जिसके अंदर राजनीतिक तंत्र को बदलने की क्षमता हो। जी। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, उसमें ये गुण नहीं है, तो संभवतः वो टॉप 6 में तो क्या टॉप 10 में भी नहीं पहुंचेगा। जी। हमारे जो मापदंड इस पूरे शो में रहे हैं, चाहे वो छवि की बात हो, शिक्षा की बात हो, आयु की बात हो, राजनीतिक पद की बात हो, पहले चुनाव लड़ने की बात हो, वो तमाम ऐसे कसौटियाँ थी कि जिन कसौटियों पर कसने के बाद कोई व्यक्ति जब आगे पहुंचता है, खरा उतरता है, तो वो वही होगा जिसके अंदर एक विज़न होगा। वो व्यक्ति वही होगा जो पढ़ा लिखा होगा, वही व्यक्ति होगा जिसकी क्षेत्र में पकड़ होगी और जिसके ऊपर उस क्षेत्र के मतदाताओं को पूरा भरोसा होगा। अगर विश्वास नहीं होगा मतदाताओं का तो टॉप 6 में कभी नहीं पहुंच सकता। हमने कई शो के दौरान देखा है कि लोगों ने टॉप जो हमारे 10 मापदंड हैं उनमें अंक अधिक लिए, लेकिन जो छवि और साख के मापदंड पे आता है तो वहाँ पूरी तरह से पिछड़ जाते हैं। और जबकि सर्वाधिक अंक छवि और साख के थे। छवि और साख का मतलब यही है कि आपके ऊपर मतदाताओं का भरोसा है, मतदाता ये बात जानते हैं, समझते हैं, विश्वास रखते हैं कि अगर आप उस क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो आप उस क्षेत्र की कायापलट कर देंगे। उनकी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिन संकटों से वो जूझ रहे हैं, जिस असुरक्षा की भावना में वो जी रहे हैं, जो दिक्कतें उनको रोज़ रोज़ आती हैं, उन सबको आप दूर कर पाएंगे, निवारण कर पाएंगे और कम से कम उनका एक तार्किक समाधान तो ढूंढ पाएंगे। उसमें सक्षम आप हैं, तभी मतदाता भरोसा करता है, वरना मतदाता भरोसा नहीं करेगा। तो मैं मानता हूँ कि जो टॉप 6 में पहुँचते हैं वो लोग वही होते हैं, उसी मादा उनके अंदर होता है, वही क्षमता होती है कि वो पूरे तंत्र को बदल सकें, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो, चाहे सामाजिक तंत्र हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, वरना वो टॉप 6 में नहीं पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम की तमाम प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी है और लोगों का भरोसा लगातार बरकरार रखना इसी पारदर्शिता का नतीजा है। बहरहाल, दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम उन्हीं लोगों की समीक्षा कर सकते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन किया है, लेकिन ये भी तय है कि जो उम्मीदवार इस समीक्षा में सफल होंगे उनकी कार्यकुशलता वाकई में बेहतर होगी, यानी उनमें वाकई यहाँ तक पहुँचने की काबिलियत होगी। एमएलए हो तो ऐसा कि आज की कड़ी में रुख करेंगे बादशाहपुर हलके का। आइए रूबरू होते हैं यहाँ के वोट समीकरण, मौजूदा हालात और राजनीतिक इतिहास से।
इस बार हमारी टीम पहुंची बादशाहपुर विधानसभा हलके में, जो गुड़गांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बादशाहपुर में 87 गांव हैं, जिनमें 34 कॉलोनियां और 25 सेक्टर हैं। अधिकांश कॉलोनियां अवैध ही हैं। ये यादव बाहुल्य इलाका है। इसके बाद नंबर आता है जाट समुदाय के वोटर्स का। यहाँ कुल वोटरों की संख्या तकरीबन 3,10,000 है। सुविधाएं यहाँ ना के बराबर हैं। जनसंख्या तो बढ़ी पर सुविधा नहीं। बिजली, पानी, सड़क और सीवरेज की समस्या से लोग आज भी जूझ रहे हैं। यहाँ कोई बड़ा अस्पताल नहीं। फर्रुख नगर और बादशाहपुर में कॉलेज की मांग और जरूरत दोनों ही लंबे समय से है, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया गया। कांग्रेस के राव धर्मपाल यहाँ से विधायक हैं। यहाँ से राव धर्मपाल हैं विधायक। हमारा भी यही कहना है कि अगर उनकी कार्यशैली से जनता संतुष्ट है तो उन्हें फिर से चुने, लेकिन अगर जनता उन्हें जाति, एहसान, किसी दबाव या स्वार्थ की पूर्ति के लिए वोट डालती है तो जनता भी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितने की नेता। अनिल जी, बादशाहपुर का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? मनीष, बादशाहपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मतदाताओं की संख्या 3 लाख के आसपास है। 3 लाख प्लस होगा, नीचे नहीं होगा जब चुनाव होंगे। हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है गुड़गांव और बादशाहपुर। चूँकि शहरी क्षेत्र बहुत बड़ा इसके अंदर है और गांव भी है, दोनों का मिला जुला एक क्षेत्र है विधानसभा, और इस क्षेत्र की अहमियत बहुत ज़्यादा है। पिछली बार यहाँ से जब चुनाव हुआ, राव धर्मपाल वहाँ से जीते। उनकी अपनी एक अच्छी छवि है, अच्छी पकड़ है, इस वजह से भी जीते। दूसरा, वहाँ राकेश दौलताबाद पिछली बार एक नया कैंडिडेट उभर के आए थे, जो इंडिपेंडेंट था, नया चेहरा था, युवा चेहरा था, और अच्छी वोट उन्होंने वहाँ पिछली बार ली थी। इस बार वो इनेलो में शामिल हो गए हैं, अभी हाल ही में शामिल हुए थे, और टिकट पार्टी उनको देगी ऐसा माना जा रहा है। और गोपीचंद गहलोत वहाँ से पिछली बार इनेलो के टिकट पर थे, और मुकेश शर्मा पहलवान बीजेपी के टिकट पर थे। इन तमाम समीकरणों में राकेश दौलताबाद का उभर के आना, गोपीचंद गहलोत जैसे व्यक्ति का पीछे रहना, इस बात का एक सबूत था कि वहाँ के लोगों ने जो उस क्षेत्र में उसने राकेश दौलताबाद ने काम किए थे, पब्लिक सेवा के चक्कर में जो लगे रहे, एम्बुलेंस चलाई, बाकी चीज़ें चलाई, उसका फ़ायदा उसको मिला था। और राव धर्मपाल बड़े सीधे सीधे इसलिए भी जीते कि कांग्रेस के पक्ष में इतना माहौल खराब पिछली बार नहीं था, और राव धर्मपाल की एक अपनी इमेज है, एक अपनी साफ सुथरी छवि है, लोगों के बीच में पैठ उनकी अच्छी है। चौथी बार विधायक को चुने गए। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें राव धर्मपाल को कांग्रेस ने टिकट दी सांसद के लिए, उसमें बुरी तरह पिछड़ गए। उनको एमपी के लिए वोट नहीं मिला, एमएलए के लिए तो वोट मिला, एमपी का वोट नहीं मिला। एक बहुत बड़ा झटका राव धर्मपाल खुद के लिए भी था। ये माना जा रहा था कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में से अगर कहीं चुनौती देंगे, वो अच्छी खासी चुनौती देंगे, तो बादशाहपुर क्षेत्र होगा, जो नहीं हुआ। कांग्रेस की हवा खराब थी, मोदी की लहर थी, निश्चित तौर पे उसका नुकसान राव धर्मपाल को रहा। और दूसरा, जोगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी की वोट थी, वो अच्छी खासी वोट बादशाहपुर और गुड़गांव 2 जगह से उन्होंने ली थी। बादशाहपुर में जो वो क्षेत्र है, जो आप ये जो शहरी क्षेत्र है, जो गुड़गांव का एक्सटेंशन है, जो नई कॉलोनीज हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी के पैठ थी, वहाँ से ठीक ठाक वोट उनको मिली। और अब तो आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है। हालात ये लग रहे हैं कि इस बार अगर चुनाव होंगे, राव धर्मपाल शायद चुनाव ना लड़ें, वो अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अगर बेटा खुद को नहीं मिली तो बेटे को उतारेंगे, वरना खुद भी उतरेंगे। राकेश दौलताबाद इनेलो से हो सकते हैं। बीजेपी के टिकट के लिए बड़े मारामारी है और लंबी लाइन लगी हुई है बीजेपी के लिए। मुकेश पहलवान भी टिकट की दौड़ में, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। विमल मेयर जो गुड़गांव के मेयर हैं, वो राव इंद्रजीत सिंह के बहुत करीबी हैं, वो भी दौड़ में है। राव अभय सिंह जो जिला परिषद के चेयरमैन रहे, वो भी इंद्रजीत के करीबी हैं, वो भी दौड़ में है। कमल यादव जो डॉक्टर सुधा यादव के बड़े करीबी हैं और बीजेपी के महामंत्री रहे, वो भी दौड़ में हैं। और डॉक्टर सुधा यादव भी बीजेपी की टिकट बादशाहपुर से खोज रही हैं। और एक नाम राव नरबीर सिंह, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राव नरबीर को गुड़गांव से प्रबल दावेदारी होने के बावजूद टिकट नहीं मिली थी, राव इंद्रजीत को दे दी गई थी, और भिवानी से भी नहीं मिली। तो उनको ये कहा गया था कि आप कहीं से भी जहाँ चुनाव लड़ना चाहें, आपको पार्टी टिकट देगी। तो राव नरबीर बादशाहपुर से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। गुड़गांव की पहले चर्चा थी, पर गुड़गांव की चर्चा अब कम हो गई है, अब बादशाहपुर फोकस कर रहे हैं। अगर राव नरबीर बादशाहपुर से चुनाव लड़ते हैं तो लगता है कि बीजेपी टिकट राव नरबीर को मिलेगी, और राव नरबीर वहाँ उतरते हैं तो संघर्ष बड़ा अच्छा होगा। राव धर्मपाल भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, राकेश दौलताबाद भी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, और बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आएगा, क्योंकि बीजेपी की लहर लोगों को दिख रही है कि शायद लाभ मिले, तो मुझे लगता है कि तिकोना मुकाबला
बादशाहपुर क्षेत्र में रहने वाले हैं। जी चलिए अनिल जी, कैप्टन अजय यादव को लेकर काफ़ी खबरें सुर्खियां में हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल, कैप्टन साहब ने कार्यकर्ताओं से पूछकर तो इस्तीफा दिया नहीं, अब जब वापस लेने की बात सामने आई है तो कार्यकर्ताओं से पूछने की बात कह रहे हैं। इसका क्या मतलब? क्या इस्तीफे को लेकर उनका ये स्टैंड चुनावी स्टैंड है? और ना मैं कार्यकर्ताओं को पूछ के इस्तीफा देने या इस्तीफा लेना या टिकट देना एक बड़ा एक फैशन सा कुछ दिनों में लगने लगा है कि हर बात कार्यकर्ताओं पे डाल दो कि कार्यकर्ताओं से पूछ कम कर रहे हैं। ये बातें पहले भी होती थी कि कार्यकर्ताओं से पूछ कम कर रहे हैं, अब कुछ चलन ज़्यादा है। जब से सोशल मीडिया का उभार हुआ है या जब ये बीजेपी के सर्वे शुरू हुए हैं या आम आदमी पार्टी का जो उभार हुआ था, उसके बाद ये प्रक्रियाएँ कुछ ज़्यादा लगने लगी हैं। जहाँ तक सवाल कैप्टन अजय का है, कैप्टन अजय और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्ते जो रहे हैं वो कभी नरम कभी गर्म वाले रिश्ते रहे हैं। एक दौर था जब दोनों गलवैया थे, बड़े क्लोज थे, फिर दोनों मेरी दूरी हो गई। जब इनसे वित्त मंत्रालय ले लिया गया, ये राव इंद्रजीत के करीब हो गए, फिर राव इंद्रजीत से दूरी हो गई। जब लगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इंद्रजीत की बिगड़ गई है तो फिर करीब हो गए। कैप्टन अजय भी 1 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक इसी सरकार के गुणगान कर रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विकास पुरुष कर रहे थे। जब अपने बेटे को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहते थे, टिकट चाह रहे थे, जो लालू यादव के दामाद भी हैं, और टिकट नहीं मिली, इनको तब खूब गुन गाए थे। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उनके सारे सपने टूट गए, सारे भ्रम टूट गए। अब उनको दिखने लगा कि वहाँ विकास भी नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दबाव की राजनीति की जा रही है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कैप्टन अजय अगली बार अगली सरकार में अगर कांग्रेस की बनती है, एक रिस्पेक्टेबल चीज़ चाहते हैं। दूसरा, उनके सामने सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अपने बेटे चिरंजीव राव को स्थापित करने की राजनीति में उनकी भरसक कोशिश थी। आखिर तक वो कहते रहे, अब तक भी कहते हैं कि अगर उनके बेटे चिरंजीव राव को टिकट मिलती तो उनकी चुनौती ज़्यादा बड़ी होती, उनको ज़्यादा वोट मिलती बजाय राव धर्मपाल के। मुझे ये लगता है कि उनकी पूरी की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को स्थापित करने की है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कैप्टन अजय की टिकट कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी आला कमान रेवाड़ी से काटेगा, ये सपने से बाहर है। 6 बार विधायक रहे हैं, छवि अच्छी है, साफ सुथरी छवि है, लोगों के दुख दर्द में आना जाना भी है, हाईकमान के साथ भी इनकी पकड़ ठीक ठाक है। इसके बावजूद उनकी टिकट नहीं कट सकती, भले ही हुड्डा नाराज हो चाहे कोई और नाराज हो। पर उनकी जो पूरी एक्सरसाइज, मुझे लगता है कि चिरंजीव राव को स्थापित करने के लिए वो सारे जो ग्रामीण नौटंकी हो रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, मेरे बेटे को टिकट मिल जाए। क्योंकि अगर बेटे को आगे करते हैं, बेटे की जो सामर्थ्य है वो कितना सक्षम है, इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। वो प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उनकी अध्यक्षता में अध्यक्ष वो थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काले झंडे तक दिखाए गए थे। ये सारे प्रकरण हुए हैं। यही वजह है कि चिरंजीव राव को उतनी गंभीरता से लोग नहीं ले पा रहे हैं जितनी गंभीरता से कैप्टन अजय स्थापित करना चाहते हैं। चूँकि लालू यादव के दामाद हैं, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको लगता है कि लालू यादव का दबाव भी उनको पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि कैप्टन यादव की पूरी नौटंकी है। संभवतः कांग्रेस छोड़ने की स्थिति उनके साथ अभी ना हो, बीजेपी में इतने कंफर्टेबल ना हो, लेकिन चिरंजीव राव को पार्टी वाला कमान कितना तवज्जो देती है, कितना नहीं देती है, ये तो वो जाने। पर कोई ना कोई बात जरूर हुई होंगी चिरंजीव राव को लेकर, मैं ये मानता हूँ। जी, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी होगी।